Continue with this revision for the pre-board examination में I started with the CBSE sample paper and starting में हमने बात करी थी about the deleted portion, what is required, what is non-required and as such, followed by the one marker questions. And now let us focus on the case studies. अच्छा, probability का एक और part का question था that you can easily check it out. The probability that it will rain on a particular day is 50%, तो वही half है probability. और फिर कह रहे हैं find the probability that it will rain only on the first 4 days. तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 4 days पर रेन हो बट साथ ही साथ नेक्स्ट 3 days पर रेन नहीं हो. रिक्वायर्ड आंसर. तो कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती थी कि फर्स्ट 4 days पर रेन है, हमने ये आंसर दे दिया, बट साथ ही साथ ये भी सोचना है कि रिमेनिंग 3 दिनों में भी बारिश ना हो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर तो सेम था यहां पर, ये रहे. अब केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अगर बात करें, यहाँ सैंपल पेपर में तो एओडी और प्रोबेबिलिटी से लिया है. नो वे एनी हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ओनली दीज 2 सब टॉपिक्स, येट जनरली हो सकता है इसी में से फ्रेम करा जाए. थिंग्स विल नॉट बी मच डिफिकल्ट. अगर हम केस स्टडीज की भी बात करते हैं तो जो हम स्टेप बाय स्टेप अपने कैलकुलेशंस करते थे इन सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम, वो यहां पर अलग अलग पार्ट्स में पूछ लिया गया है. An architect designs a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region with a semicircular ends and a perimeter. ये का आपको फिक्स दे दिया है 200 मीटर एज शोन. तो ये इसका टॉप व्यू जैसे दिखाया है, ये इसका यहाँ पर राइट. सो एक आइडिया दे दिया है, अल्टीमेटली एक ज्योमेट्रिकल शेप ही आ गई. जो बेस हमें फ्लोर दिख रहा है और फ्लोर तो आपका सिंपली 2 डायमेंशनल हो गया. सो दिस इज द ओनली केस स्टडी जो आप नॉर्मल अपने वर्ड प्रॉब्लम में कर रहे थे. अब वही कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. If x and y represent the length and breadth of rectangular region, x and y labeling हो गया है, then the relationship between them, आपको पेरीमीटर दिया हुआ था 200, तो you just need to calculate the whole perimeter of this figure, right? और वो क्या हो जाएगा, ये x है, ये x हो जाएगा. पेरीमीटर में ये पेरीमीटर हाफ ऑफ 2 पाई r, और r यहां कितना है y/2. सो दैट वे पाई y/2 हो गया पेरीमीटर इस सेमी सर्कल का. सेम वे यहां पर भी है, इसका ट्वाइस हो जाएगा. तो पेरीमीटर फाइनली 2x आ गया प्लस पाई y, और ये हो गया 200 मीटर. ठीक है, यही चीजें नॉर्मली हम हमेशा वैसे भी सोचते ही थे. अगर मुझे गिवन पेरीमीटर है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड पेरीमीटर, अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन मार्क कर दिया. देन एरिया क्या होगा इसका, किसका, ये बहुत ध्यान से पढ़िए. ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए. कंप्लीट पूरी फिगर का एरिया नहीं पूछा है आपसे, स्पेसिफिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ए कहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो आप चेक कर लीजिए, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कहा है सिर्फ. तो एरिया वैसे क्या होगा, एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा इस ए का एरिया. बट अब आप चेक करिए, वाई यहां से एलिमिनेट कर लेंगे ऊपर से, तो y आ गया 200 माइनस 2x अपॉन पाई. तो y की जगह ये लिख दिया 200 माइनस 2x अपॉन पाई.
So one can easily check out two common, 100x minus x square, 100 minus x square 2. आई थिंक ए ऑप्शन आ रही है ना, एक बार देख लीजिए सभी, 2 भी कॉमन आएगा। ठीक है, यस, हाँ, ओके शिखर। बस फिर अभी भी देखो, फिर थर्ड पार्ट में भी सिर्फ मैक्सिमम एरिया पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए। आपको सिर्फ इसे मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज का मतलब अब आप डी ए बाई डी एक्स को जीरो वगैरह करते हैं, तो ये सॉल्यूशन में अब ले ही आता हूं यहाँ। तो आपका एरिया फंक्शन आ गया ये। इस एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव को जीरो किया, डेरिवेटिव देखो निकाला, इक्वेट टू जीरो, एक्स आ गया 50। बट आपसे मैक्सिमा एरिया पूछा है, राइट। वैसे तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, वो आप चेक कर सकते हैं यहां पर। फिर x की जगह एरिया में 50 पुट कर दिया, योर आंसर। डू रिमेंबर, ये सिर्फ वन मार्कर है इस हिसाब से, बट वन मार्कर कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। सो केस स्टडी में सिर्फ जो मैं ऑब्जर्व किया है वो यही है कि इट विल बी लेंदी। तो जो चीज अभी तक हम 2 मार्कर में एक्सपेक्ट करते थे वो 1 मार्कर में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज 5 पार्ट्स आर टू बी एडेड। और क्वेश्चन में देखिए आपको ये 5 पार्ट्स गिवन है, ऑप्शन ऐसे लिखी होंगी बिल्कुल, 1 2 3 4 5। आपको इन 5 में से कोई भी 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4। तो इसलिए लेबलिंग करते समय मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि थोड़ा ऐसे मत कर देना कि मैंने तो ये सेकंड ऑप्शन का आंसर लिखा है कि भाई ए आएगा या बी आएगा, वट एवर इट इज। तो इसलिए प्रॉपर डिस्टिंग्विश करना है कि सेकंड पार्ट और ये कर दिया, ताकि कल को कोई भी आयोटा ऑफ डाउट भी बच ना जाए। एनीवे थर्ड पार्ट तक तो ठीक है, डायरेक्ट हो गया, वन कैन चेक इट आउट ओवर हेयर। ऑप्शन सी आ रही है थर्ड पार्ट में। अब क्या कह रहे हैं, द सीईओ ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड्स। अब बात हुई है इंक्लूडिंग द होल एरिया, राइट। तो आपको इस सेमी सर्कल्स के दोनों के एरिया को ऐड भी करना है। अब कह रहे हैं कि इस केस में व्हाट शुड बी द एक्स। वन कैन चेक इट आउट। मैक्सिमम एरिया क्या हो गया, पिछला एरिया में सेमी सर्कल के एरिया ऐड हो जाएंगे ना, और फिर सब कुछ कन्वर्ट होगा एक्स की टर्म में। आपके सामने ही है कैलकुलेशन, कोई इजी ज्यादा शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको। तो ये एरिया फंक्शन बन गया अब आपके पास, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, एक्स आ गया जीरो। वैसे डबल डेरिवेटिव भी शो करना चाहिए, क्योंकि डबल डेरिवेटिव एट जीरो नेगेटिव आ रहा होगा, तभी तो ऑब्वियसली एरिया आपका मैक्सिमम होगा। और फिर फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहे थे, ये तो चलो जीरो आ गया यहां, देखने में लगता है कि ये जीरो नहीं हो सकता, या पिछले वे में कहीं पे हमने 50 निकल के आया था, तो उसे देखकर लगता था कि ये आ सकता है ऑप्शन। The extra area generated, the extra area generated if the area of whole floor is maximized. Check it out. Maxima area of whole floor क्या होगा, x को जीरो रख दिया एरिया में, और आप चेक कर लीजिए डिफरेंस ये आया है, और ये आंसर आपका ऊपर पहले सेम आ गया था। So there will be no change in the maximum area. Fifth part is a more of logic.
तो ये लगता है कि जब मैंने एरियाज को डिफरेंट कर दिया, पहले तो सिर्फ अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया उसके हिसाब से कैलकुलेट करा, फिर मैंने सर्कुलर एरियाज को ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम एरियाज में कुछ डिफरेंस आना चाहिए। बट एज पर द कैलकुलेशंस इन फ्रंट ऑफ यू, फाइनल ऑब्जर्वेशन आपके सामने ही है कि देयर विल बी नो चेंज इन द मैक्सिमम एरिया। सो फ्रैंकली अब ये 5 मार्कर नहीं है, ये 7 और 8 मार्कर होना चाहिए था एज पर दी लेंथ ऑफ द कैलकुलेशंस, या जितना आपका इसमें टाइम जाने वाला है। और टाइम रिमाइंडेड मी, टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार होती है और इस बार तो खासकर केस स्टडीज की वजह से। जो मैंने वीडियो ये अपना टेलीग्राम पे डाला है, उस पे मैंने इस टाइम मैनेजमेंट के आपको पर क्वेश्चन पर सेक्शन किस हिसाब से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड। तो एक दैट इज अ टेंटेटिव आइडिया, नॉट अ फिक्स्ड और वेरी रिजिड थिंग, पर 2-4 मिनट ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट प्लीज डू फॉलो दैट अकॉर्डिंगली, ताकि लास्ट में 15 मिनट रिवीजन के लिए आप बचा पाए। सी अब आप घर पे बैठ के प्री बोर्ड दे रहे हैं, इनकेस अगर आप जेन्युइनली करेंगे आप ही का बेनिफिट है। आप रेफरेंस कुछ अगर यूज करके चीटिंग करके अगर आपने दे भी दिया, तो उससे मुझे या किसी और को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज आपके 5, 7, 10 नंबर कम भी आ जाएं, मुझे ईमानदारी से पता होगा वेयर डू आई रियली स्टैंड। तो एक नंबर की चीटिंग हो या 10 नंबर की हो, फॉर मी दैट ऑल द सेम, राइट। तो अब यहाँ पे हम प्रॉक्टर को कोई वो सॉफ्टवेयर तो नहीं यूज हो रहे हैं, वी ओनली ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। तो इसलिए प्लीज ईमानदारी से ही आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, फॉलो ऑल दी गाइडलाइंस जो आपको बता दी गई हैं, कब कब आपको 8:50 ज्वाइन करना है, पेपर अपलोड होगा, फिर आप उसको करना स्टार्ट करेंगे, और 3 आवर्स के बाद 30 मिनट्स तक का आपको मैक्सिमम टाइम दिया गया है अपलोड के लिए। बट रिमेंबर देर इज अ यूनिफॉर्मिटी, 10th वालों को शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लगता हो, या नेटवर्क इशू या कुछ रहा, बट वो मैक्सिमम टाइम है। उसके बाद पेपर आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, वो क्लियर है। उसके बाद चेकिंग का मतलब ही नहीं है, चाहे आप कोई भी रीजन दे। तो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, सबमिशन ऑन द टाइम। तो मैं तो मानता हूं आपका पेपर जैसे ही खत्म हुआ 12 o'clock, तो 12:10 तक, 12:15 तक इनफैक्ट आपका अपलोड होना चाहिए। स्कैन करना और अपलोड करना 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। वर्टिकल पोजीशन में पेज नंबर हर एक पे लिखना, फ्रंट पेज पे अपना नाम जरूर लिखना, रोल नंबर, नाम वगैरह, क्लास, सेक्शन, मैथ्स, प्री बोर्ड 1, एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी देयर ऑन योर फर्स्ट पेज। और हर एक का पेज नंबर प्लीज जरूर करना, और वर्टिकल स्कैन, और वो भी स्कैनिंग में भी क्वालिटी शुड बी गुड, ब्लर नहीं होना चाहिए, और ओनली पीडीएफ बनाने के बाद ही वो शेयर होगा, दैट इज क्लियर। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मिड टर्म में एक स्टूडेंट, 2 का हुआ था शायद, वो इमेजेस भेज दी थी, 50 इमेज अगर आ जाएंगी, आई कैन नॉट चेक द इमेजेस, पीडीएफ फिर हो जाता है, इमेजेस को नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंगली प्लीज उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो द नेक्स्ट केस स्टडी जो प्रोबेबिलिटी से गिवन है, सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, प्लीज पहले पढ़ के देखिए। Followed by these 5 paths. So with subtopic, conditional, law of total probability, Bayes theorem, सारी चीजें इस पार्ट में पूछ ली गई हैं मिलाकर। वो जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट फैक्ट। So the conditional probability that an error is committed in processing, given that Sonia processed, given that 3 लोगों की बात हुई है ऐसे में, ठीक है, विनय, सोनिया एंड इकबाल।
प्रोसेसिंग इनकमिंग कॉपीज ऑफ द सर्टेन फॉर्म। विनय प्रोसेस 50%, तो E1 E2 E3 हो जाएंगे। ये E1 हो गया ऐसे कि विनय ने करा, फिर सोनिया ने करा, फिर रिमेनिंग 30% E3 इकबाल ने करा। पहले वाले की एरर रेट। अब लास्ट में देखो क्या होगा, एरर को हम मान लेंगे अपना इवेंट ए, कि प्रोसेसिंग में एरर इज कमिटेड। तो ये क्या गिवन होगा विनय के लिए, पी ऑफ एरर बाय विनय, ये गिवन होगा। सिमिलरली ये हो जाएगा पी ऑफ ए बाय E2, और ये हो जाएगा पी ऑफ ए बाय E3 टाइप्स। अब ये कब यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एरर किसने करी है, सोनिया ने। सोनिया मतलब सेकंड नंबर वाला पर्सन है, और गिवन क्या है, एरर कर दिया है, तो आपसे E2 बाय ए पूछा है। ठीक है, इस तरह से बाकी भी आप पार्ट्स को रिलेट कर लेंगे। गिवन सोनिया ने प्रोसेस करा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, चेक इट आउट। गिवन सोनिया ने प्रोसेस करा है, तो प्रोसेस वाली चीज E1 E2 E3 है, तो ये E2 और ये, तो व्हाट इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट? 0.04। दैट्स इट। ये देखो यहां ये लिख ही लिया था हमने, तो यहां कुछ सॉल्व नहीं करना था, एक लॉजिक की बात थी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही था। अब प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर। अब ये चीज इससे डिफरेंट है कि यहां तो गिवन था कि उसने प्रोसेस करा है या एरर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे। ये तो चलो सारी इंफॉर्मेशन हमने ये सब लिख लिया, नोटेशन क्लियर, हम ये E3 होगा। यस, सेकेंड पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस एंड कमिट। पहली बात, सोनिया प्रोसेस करे और फिर वो एरर कर दे, तो एरर की प्रोबेबिलिटी क्या थी, पी ऑफ ये, तो वो सेकंड पार्ट में एक्चुअली ये पूछा गया है। मेन ये समझ आना चाहिए लैंग्वेज से। राइट, अब थर्ड पार्ट में क्या कहा था, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर का मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पहला पर्सन वो एरर कर दे, नहीं तो दूसरा पर्सन उससे एरर, नहीं तो थर्ड पर्सन से एरर हो जाए। दैट वे थर्ड पार्ट का आंसर होगा। फोर्थ पार्ट, the manager of a company wants to do a quality check. During inspection he selects a form at random. If the form selected at has an error, तो ये इवेंट ए हमने मान ही लिया था कि एरर कमिटेड। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, तो 1 माइनस विनय ने प्रोसेस करा हो और विनय ने एरर करी हो, तो फिर उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर, कि पहले निकाल दिया कि विनय ने एरर करी है, फॉर्मूला देख लो बेस थ्योरम का आएगा, और फिर इट इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, 1 माइनस पी ऑफ E1 बाय ए हो जाएगा। इस पार्ट को आप और कैसे सोच सकते थे कि विनय ने एरर नहीं करी, इसका मतलब ये रिमेनिंग इकबाल और जो दूसरा पर्सन नाम सोनिया, उन्होंने एरर करी है। आप उन दोनों का बेस थ्योरम से निकाल लेते और ऐड कर देते, सो दैट इज द ऑल्टरनेटिव वे। और फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एरर। ये तो हम स्टार्टिंग से ले ही रहे हैं, और वो E1 E2 E3 ही हमने माने थे, विनय सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। आपसे ये वैल्यू पूछी है, थिंक लॉजिकली।
P of EI by A, I from 1 to 3, isn't it this expression they are talking about? कि पहला पर्सन ये हो गया, ये चीज हो गई, और फिर इसका एलसीएम देखो, जब नीचे फॉर्मूला में ये सेम आएगा, इसमें भी ये सेम आएगा, थर्ड में भी सेम आएगा, ऊपर नीचे सेम चीज कैंसल होकर 1 आ जाएगा। तो दैट वाज ऑफ अ कॉमन सेंस। यहाँ चलो इन्होंने तो प्रॉपर कहते हैं ना सॉल्यूशन में दिखा दिया है, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ऐसे ही इतना लंबा सॉल्व कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन एक कॉमन सेंस का आ गया था कि दैट टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वो एलिमेंट्री इवेंट होंगे तो पहले पर्सन ने कमिट करी होगी या दूसरे ने या तीसरे ने, तो उनका सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो केस स्टडीज के क्वेश्चन में थ्योरेटिकल दोषा जो स्टेटमेंट गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम्स आप पहले ही अटेम्प्ट करते रहे हैं, यू विल हैव ए फेयर आइडिया। अभी मैंने और भी सैंपल पेपर शेयर किया है आपके साथ, जो एक तो क्लासरूम में था और एक अलग से आपको भेजा है। फर्स्ट पेपर तो यही है उसमें, और रिमेनिंग 2 जो है वो आपके सॉल्व पेपर्स हैं। प्लीज डू अटेम्प्ट दैट टुडे इटसेल्फ, और उनमें डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप में ही भेज दीजिए या पर्सनल, वो आपके ऊपर है। इवन अगर आपके पास जैसे और स्कूल्स के अगर प्री बोर्ड पेपर आपको मिल रहे हैं तो प्लीज डू शेयर दी पेपर्स विद मी एज वेल, एवरीवन। कोई भी पेपर आपको किसी स्कूल का मिला है फ्रेंड्स के थ्रू या बिकॉज ऑफ एनी रिसोर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है, तो शेयर विद मी, साथ में स्कूल का नाम अगर बता दो तो वो बेटर हो। नहीं तो जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं या प्री बोर्ड मेरे पास आएंगे, अकॉर्डिंगली उनमें से मैं बेस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहा हूं, एंड दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। बहुत टाइम होगा हमारे पास इस प्री बोर्ड के बाद भी, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग माय प्रेजेंटेशन इन सच अ वे कि जो हर एक स्कूल के कॉमनली अगर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसी तरह का मान के चलिए कि जैसा कोई प्री बोर्ड बना रहा है उसी तरह के आपके बोर्ड के पेपर आने वाला है। तो इसीलिए आई विल बी टेकिंग दैट हेल्प। अब आ गया पार्ट बी, सेक्शन 3 जिसको कहा गया है, माने 2 मार्कर। अब आप चेक करिए इस क्वेश्चन को देखकर ही, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज को एक तरह से विद डोमेन वगैरह कुछ भी सिलेबस में अब नहीं है, बट स्टिल यही सैंपल पेपर में बोर्ड ने ही दे दिया है, तो इसीलिए इनवर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। चेक आउट द कैलकुलेशन, इसका ऑल्टरनेटिव भी आपको आना चाहिए। आप लेफ्ट वाला सॉल्यूशन पढ़िए, मैं सिर्फ ऑल्टरनेटिव का एक स्टेप का हिंट लिख रहा हूं। तो वन वे तरह से लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन में दिया है वो रिकमेंडेड है, उसमें टाइम कम लगता है, बट वो हाफ एंगल में पहला स्टेप सोचना शायद इजी ना हो, इसीलिए आप और वाला मेथड cos 2 थीटा और उनके हाफ एंगल फॉर्मूला से ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट लॉजिकल है, नीचे वाला फिर इजी है। चेक दिस आउट, मेन ऊपर वाला पार्ट ही है।
गिवन रिलेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड ये ले लिया, डिटर्मिनेंट, सॉरी, डिटर्मिनेंट लिया, और फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, और ये वाली, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 3 दिया हुआ है। And there is no reason to reject the 0. So 0 or 8, both are the correct answers. I leave the or part, वो तो आप इजीली देख लेंगे, कॉमन क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया, ये तो इजीली प्रूव हो जाता है। हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो हेंस फाइंड का मतलब ये चीज है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ए इनवर्स, यू आर टू यूज दिस आइडिया। हेंस फाइंड का मतलब यही होता है कि जो आपने अभी जस्ट प्रूव करा है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करिए एंड सॉल्व। चेक आउट दिस डायरेक्ट क्वेश्चन, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बेस्ड है, बट यहां लेफ्ट लिमिट कहो या राइट लिमिट दोनों सेम है, इसीलिए डायरेक्ट आपको सिर्फ ये वाली लिमिट निकालनी है, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ रख देंगे लास्ट में। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यही होता है ना कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये लिमिट निकालने के लिए वन वे इज शोन हेयर, और आप इस लिमिट को कैसे निकाल सकते थे? जनरली ऊपर वाले इस एक्सप्रेशन को देखकर 1 प्लस कॉस के एक्स आप इस फैक्टर से रैशनलाइज कर दीजिए, दैट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंडीशंस का ना ध्यान रखा करो, ये x ग्रेटर देन 0 जैसे दिया है, कहीं ना कहीं इसका रोल आएगा बाद में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है तो आपने डेरिवेटिव निकाला, और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और वो परपेंडिकुलर दिया है इस लाइन के, तो इस लाइन का स्लोप, ये इतनी जरूरत नहीं है, इस लाइन का स्लोप आपको पता है डायरेक्टली, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, स्लोप आ गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये देख लीजिए ये कैसे इक्वल हुए हैं। नॉर्मल टू दिस कर्व, नॉर्मल एक लाइन है और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका आपने स्लोप देख लिया, और इसका स्लोप, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इज -1, बस वो लगा दिया, उसके बाद तो सिंपल।
ये सिंपल इंटीग्रल्स हैं, आइडेंटिफाई करिए। बुक का ही है दोनों क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ही। ठीक है, 1/cos स्क्वायर ऊपर आकर वो सीकेंड स्क्वायर हो गया था, डायरेक्ट डेरिवेटिव था। नीचे वाले में 0 to a की कॉमन प्रॉपर्टी हमें पता है, 90% क्वेश्चन उसी से हो रहे हैं, वो अप्लाई कर दिया। अगेन आज सिंपल क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बार। एरिया की बात करी है, पैराबोला y² = 8x और लाइन x = 2। तो x = 2 की जब ये लाइन आ गई, बाई सिमेट्री पता है, ऊपर वाला जो x एक्सिस से एरिया है 0 से 2 तक आएगा और इसका ट्वाइस हो जाएगा। 0 to 2 ट्वाइस ऑफ y dx, और y इससे निकल जाएगा 2√2। √8x, √8 होता है 2√2। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, सिंपल इंटीग्रल आ गया। आइडेंटिफाई डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल है, देखते ही पता है। व्हेन x इज 0, y इज 0, इसका मतलब व्हेन x इज 0, y इज ऑल्सो 0। लास्ट में यूज करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c। अब इसे ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, वन साइड एंड अ डायगोनल आपको गिवन है। आपकी बार ट्रायंगल और लगेगा। आपको अदर साइड निकालनी पड़ेगी। ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे, यहां पढ़कर देख लीजिए, समझ आ जाएगा। सो आपको एक साइड गिवन है, ये मान लो ए गिवन है, और एक डायगोनल गिवन है। तो इस ट्राइंगल में हमें पता है ए प्लस बी, बी के इक्वल होगा, ए प्लस बी वेक्टर डी। तो इससे बी कितना आ गया, D - A। डायगोनल में से साइड माइनस होके जैसे ही मुझे बी मिल गया, तो अब तो दो एडजेसेंट साइड्स आ गई, ए क्रॉस बी, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। और अगर आपको दो डायगोनल गिवन होते हैं तो याद रखिए, उस केस में एरिया होता है हाफ D1 × D2 का मैग्नीट्यूड। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पूछा है। पहली बात, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हमेशा किस फॉर्म में होता है,
R डॉट N इज इक्वल टू D। तो कुछ उस तरह का आंसर रहेगा। साथ में कंडीशन भी दे दिए हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कंटेन्स दिस लाइन। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप इस सिचुएशन को विजुलाइज करिए यूजिंग द कार्टेशियन फॉर्म, शायद तब आपको इजी लगे ये क्वेश्चन। और ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो जिन्हें अगर 3D की इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट आते हैं वो तो कर पाएंगे, अदरवाइज फिर मुश्किल लगेगा ये। तो ट्राई आउट इन योर होमवर्क। थोड़ा सा जल्दी अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेबल बनाना वो वाली। एंड व्हाट इज मोस्ट लाइकली आउटकम, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा दिख रही होगी। सेकेंड पार्ट लॉजिकल, ये जो चीज पूछी बाय एफ डैश, ये क्या होगा, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश अपॉन पी ऑफ एफ डैश बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। और फाइनली ये हो गया 1 - पी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन 1 - पी ऑफ एफ। ई यूनियन एफ का फॉर्मूला हमें पता है, यूज दैट नाउ। एग्जाम्पलर का है वैसे ही एनसीईआरटी का। थॉरोली फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे से प्लीज रिवाइज कर लेना। चेक आउट दिस। अब ये 3 मार्कर आ गए हैं। चेक वेदर दिस रिलेशन ऑन द इंटीजर्स a कॉमा b है, a प्लस b इज डिविजिबल बाय 2। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो देखते ही पता है, वैसे ट्रांजिटिव भी पता है, लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। b की जगह a कर दिया, तो a प्लस ए माने 2a विच इज इवन, डिविजिबल बाय 2 हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में a प्लस बी अगर 2 से है मल्टीपल तो b प्लस ए भी होगा, तो a कॉमा b इंप्लाई b कॉमा a, हेंस सिमेट्रिक। सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिविटी यू कैन चेक इट आउट। ये दो रिलेशन आ गए, दोनों को ऐड करा, a to c is also true, hence transitive। सेकेंड पार्ट ध्यान से देखिए, राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 का मतलब देखिए क्या हो रहा है कि अगर एक एलिमेंट, जैसे ये था ना a प्लस बी डिविजिबल बाय 2 है, आप किसी भी a को या b को 0 मान लो। 0 अगर ये हो गया, अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब जो भी एलिमेंट लिख रहा हूं वो एक तो इंटीजर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। ऑफ कोर्स, अब तो क्लियर हो गया, ये आंसर होगा। यू नीड टू राइट ऑल द इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो। So this infinite set will be your equivalence class.
प्रोबेबली दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। बस एक जो गलती कॉमनली होती है कि डायरेक्ट लॉग ले लिया, जीरो। याद रखिए, ये u है, ये v है, अलग अलग करते हैं इनका डेरिवेटिव u और v लेने के बाद। ठीक है, फिर ये बता दिया, u लिया था, डेरिवेटिव करा, e पावर x का e पावर x इंटू पावर का प्रोडक्ट रूल में आ रहा है, फिर v वाले में लॉग लिया, दोनों आंसर्स को ऐड किया। तो आई बिलीव के डायरेक्ट डेरिवेटिव आप सभी कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी वन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और पार्ट भी सिंपल है, क्विकली चेक कर लीजिए। नॉट डिफरेंशिएबल एट वन का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वन इक्वल आने चाहिए। एक तो ये चीज जो ये नोटेशन लिख देते हैं, ये थोड़ा सा गलत है कॉन्सेप्चुअली। ये लिखेंगे दिस इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इक्वल टू इंफिनिटी कहना गलत है। लिमिट कैन नेवर बी इक्वल टू इंफिनिटी, इट्स नॉट अ फाइनाइट वैल्यू। अप्रोचिंग टू इंफिनिटी कहेंगे। चेक आउट द और पार्ट। बस आई वाइंड अप इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। तो फिर वही चीज है, सिंगल डेरिवेटिव तो आसानी से निकल गया, दोनों को डिवाइड कर दिया। और डबल डेरिवेटिव में रिमेंबर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, और फिर जिस वैल्यू पे पूछा था आंसर वो निकाल देंगे। इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव निकाला, सिंपल है डेरिवेटिव। फॉर इंक्रीजिंग डेरिवेटिव हैज टू बी पॉजिटिव। रेसिप्रोकल किया, चेक करो रेसिप्रोकल जब आप किसी भी चीज का करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो एक तो हम यहां तक आ गए, राइट। और फिर इससे इतना तो लिखना हमें पता है कैसे लिखा गया होगा, ए स्क्वायर लेस देन, अगर ऐसे लिखा है बी स्क्वायर, राइट, तो माइनस बी लेस देन ए लेस देन बी टाइप्स, इस तरह से आपका सिचुएशन हो जाती है। इसके बाद अब आप सोचिए ये क्या करा गया होगा, ये कैसे आया होगा। इमेजिन टेकिंग कॉस इनवर्स थ्रू आउट, कॉस इनवर्स। तो वो आप चेक कर सकते हैं कॉस इनवर्स कब कब होता है, किस हिसाब से। वो π/3 से π/2 दे देगा आपको यहां पर। और ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हुई है, स्टेप्स सिमिलर कॉपी होंगे। और क्वेश्चन में x दिया था 0 से π/2, तो लोअर लिमिट यहां नहीं निकल के आई थी, इसलिए आपको अपने आप लगानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है। तो ये जो मैंने असाइनमेंट या कहीं ना कहीं है, ये शेयर पहले ही हो चुकी हैं सब चीजें। ये कल की क्लास में हमने सिमिलर डिस्कस कर लिया था, पार्शियल फ्रैक्शन। बट उसमें भी फेस वैल्यू चेंज कर दीजिए, लेट एक्स स्क्वायर इज वाई। अब एरिया का, अब आप चेक करिए, जैसे फिर यही चीज आ रही है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, और इसमें अगर एरिया पूछा है तो इसमें भी तो मैं फिर एरिया के अंदर दो एरियाज अलग अलग कंसीडर कर रहा हूं। बट इवन अब इसको सिलेबस में लिया है कि बस कहते हैं कि अपर माइनस एरिया लोअर एरिया ना करना रहे, वो क्वेश्चंस नहीं है। बट स्टिल एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, सब कुछ करना है यहाँ पर। फॉलोड बाय इलिप्स का एरिया, ये तो बहुत इजी हो गया, ये इलिप्स वाला पार्ट आ गया।
चलिए, रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस हैं अब आप चेक कर लीजिए, होमवर्क कर लेना। ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन। होमवर्क में मैं अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और फिर सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, दोनों टाइप की प्रॉब्लम, ए बी प्रोडक्ट निकालना या डायरेक्ट एडजॉइंट वगैरह से सॉल्व करना। यू कैन मैच योर आंसर। पीडी का डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, कोई मुश्किल नहीं थे। कॉमनली मैंने इनको डिस्कस किया है और यूजुअल इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। और एलपीपी में तो और इजी हो चुका है। ऊपर वाला पार्ट और नीचे में नीचे वाला पार्ट हमेशा आसान होगा, प्रोवाइडेड कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है। ऊपर वाले में सीधा इक्वेशंस को देख के ग्राफ बना दिया, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू लिख दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, एंड डिसाइड द मैक्सिमा और मिनिमा। फाइनल शेडिंग सिर्फ इतना दिखाना है, इस तरह से जैसा ग्राफ में दिखाया है। और ये और पॉइंट और पार्ट था, when you read the question you will realize कि it's very simple। तो अच्छे से इस चीज को कंप्लीट रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको रिक्वायर्ड रहेगा, अगर आप कहेंगे तो कल भी मैं ऐसे क्लास ले लूंगा इफ रिक्वायर्ड, इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स दैट। जिन्होंने एक दो डाउट्स पूछे हैं, आई विल शेयर दिस सॉल्यूशन एज वेल। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक ओके यू जी, सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Just Noor and Gashul leave the meeting.